वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने WBC स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। WBC था वो फॉर्म्ड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट था स्टूडेंट्स। WBC में हमने दो पार्ट देखा था। क्या देखा था स्टूडेंट्स? ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें से हमने ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो ग्रैनुलोसाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिन सेल्स में, जिन WBCs में क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा। ग्रैन्यूल्स क्या होता है? ग्रेन लाइक सेल ऑर्गेनेल होता है सेल्स में। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या स्टूडेंट्स? स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रैनुलोसाइट्स तीन सेल्स थे, तीन टाइप के सेल्स थे ग्रैनुलोसाइट्स के। कितने टाइप के सेल्स थे? तीन टाइप के। और जो पूरा ग्रैनुलोसाइट्स है वो WBC का 72% कंपोजिशन था स्टूडेंट्स। कितना था? 72%। तो वो तीन टाइप के सेल क्या थे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल था। तो न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होता था, इसलिए उसका नाम हमने न्यूट्रोफिल रखा था। न्यूट्रोफिल 70% ऑफ WBC का क्या है? पार्ट है स्टूडेंट्स। कितना? 70%। और इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा स्टूडेंट? 2 to 7 लोब्स में डिवाइडेड रहेगा। क्या रहेगा? 2 to 7 लोब्स में डिवाइडेड होगा और ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगा स्टूडेंट्स। फिर हमने बेसोफिल्स देखा था स्टूडेंट्स, जो कि एक बेसिक स्टेन से स्टेन होता है स्टूडेंट्स। किससे होता है? बेसिक स्टेन से। तो इसका नाम बेसोफिल है। इससे साइनोफिल भी हम बोलते हैं। ये इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा स्टूडेंट? ट्विस्टेड रहेगा स्टूडेंट्स। और इनमें जो और वो रहेंगे, ग्रेन्स रहेंगे, जो ग्रैन्यूल्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? थोड़े बड़े रहेंगे स्टूडेंट्स। पर ये फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा, ये हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन जैसे एंजाइम रिलीज करेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने इओसिनोफिल देखा था स्टूडेंट्स, जो कि जिसे हम एसिडोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड स्टेन से स्टेन होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे इओसिनोफिल और एसिडोफिल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये दो लोब होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस क्या होता है? बायलोब्ड होता है स्टूडेंट्स। और ये फैगोसाइटोसिस का भी प्रोसेस कर सकता है। इसमें जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं और ये लाइजोसोमल एक्टिविटीज भी दिखाता है। वो ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? लाइजोसोम एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसके वजह से ये एक प्रोटेक्शंस की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। तो ये सब हमने देखा था वाइट ब्लड कॉर्पसल्स स्टार्ट करते समय, और हमने जाना था ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल के बारे में स्टूडेंट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया था। इसे याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। जो 5 टाइप के सेल थे स्टूडेंट्स, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। क्या स्टूडेंट्स? नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो वैसे 5 टाइप के सेल्स को मैंने याद करने का आपको एक तरीका भी बताया था। तो अब हम देखेंगे अग्रैनुलोसाइट क्या होता है स्टूडेंट्स। क्या देखेंगे? अग्रैनुलोसाइट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होने वाले। अग्रैनुलोसाइट, ग्रैन्यूल्स नहीं होने वाले। अग्रैनुलोसाइट आर अबाउट 28% ऑफ टोटल WBC। तो ग्रैनुलोसाइट 72% था, तो अग्रैनुलोसाइट 28% होने वाला है। साइटोप्लाज्म ऑफ दिस ल्यूकोसाइट इज विदाउट ग्रैन्यूल्स, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट हो गए, इसलिए इनका नाम अग्रैनुलोसाइट्स रखा गया है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल एंड कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? कहाँ से फॉर्म होते हैं? हमारे स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं। कहाँ से फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं। और ये डिवाइड भी होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? डिवाइड भी होते हैं। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस प्रोसेस से। तो माइटोसिस प्रोसेस आपको पता ही होगा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा। ये है अग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो याद रखना है वो लिम्फोइड स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स मतलब जो हमारे बर्थ का सेल होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे ओरिजिन से जो सेल होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप के जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं ओरिजिन में, स्टार्टिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ अ ग्रैनुलोसाइट आर लार्ज इन साइज बट आर नॉट लॉब्यूलेटेड लाइक द ग्रैनुलोसाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स।
तो अग्रैनुलोसाइट्स के जो न्यूक्लियस रहते हैं स्टूडेंट्स वो बड़े रहते हैं पर लॉब्यूलेटेड नहीं होते। ग्रैनुलोसाइट्स के लॉब्यूलेटेड रहते थे ना, 2 से 7 लॉब्यूल रहेंगे, बायोलोब्ड थे, बट इनमें लोब्स नहीं रहेंगे, बट इनके न्यूक्लियस क्या होंगे स्टूडेंट्स, बड़े रहेंगे। तो अग्रैनुलोसाइट्स में 2 टाइप के सेल्स आते हैं स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। तो याद रखना है इनके न्यूक्लियस लोब्स नहीं रहेंगे, लोबुलेटेड नहीं रहेंगे, बल्कि लार्ज रहेंगे। क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, लार्ज रहेंगे। तो और 2 टाइप के सेल्स कौन से, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मैंने याद करने का तरीका बताया स्टूडेंट्स, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो इनसे आप इनके जो अल्फ़ाबेट्स है उससे आप नाम याद रख सकते हैं, जो भी है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, तो जो भी नाम है याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ाई होगा, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या है। लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBC एंड हैव अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस। सो लिम्फोसाइट क्या है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा है इन पांचों में से, सबसे छोटा सेल होने वाला है लिम्फोसाइट, और इसमें एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस भी होने वाला है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 25% to 30% ऑफ टोटल WBC। तो ये टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 25 से 30% ये पूरे टोटल WBC में होते हैं स्टूडेंट्स। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट एज B lymphocytes एंड T lymphocytes। सो फंक्शन पे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, इसके फंक्शन से आप अच्छी तरह आप फंक्शंस जानते होंगे B lymphocytes और T lymphocytes के, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए स्टूडेंट्स। आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देखा ही होगा कि ये दोनों का फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के दो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आपको याद भी होगा कि हमने इसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी क्यों बोला है स्टूडेंट्स। ये कहाँ बनता है, बरसा में बनता है, इसलिए हमने बी लिम्फोसाइट्स बोला था इसे। और ये कहाँ होता है, थाइमस में मैच्योर होता है। ये बरसा में बनता है और ये थाइमस में मैच्योर होता है, इसलिए हमने इसका नाम टी लिम्फोसाइट रखा है और बी लिम्फोसाइट रखा है स्टूडेंट्स। और इसके फंक्शंस भी आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे स्टूडेंट्स, अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और उसके वीडियोस अच्छे से देखे होंगे। तो याद रखना, लिम्फोसाइट सबसे छोटा सेल होने वाला है इन सब पांचों सेल्स में स्टूडेंट्स। बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मैरो एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होते हैं स्टूडेंट्स, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। ये सब आपको पता है स्टूडेंट्स, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते थे, हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी भी देखा है स्टूडेंट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी। तो हमने देखा था कि बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक एंटीजन बनाता था स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए। टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट होता है स्टूडेंट्स वो थाइमस में मैच्योर होता है, सबको मालूम है स्टूडेंट्स, मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में बताया। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करता है। सेल मेडिएटेड क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करता था एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ। और बी लिम्फोसाइट क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कंसिस्ट, मतलब वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता था, ना कि वो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करता था, वो बस उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता था और मेमोरी सेल्स बनाता था स्टूडेंट्स। सो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो ये है लिम्फोसाइट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी तरह से आप जानते होंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स आर द 4 मेन टाइप ऑफ टी सेल्स। ये भी आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमने देखा था कि टी सेल्स के 4 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। तो ये सब टी सेल्स के टाइप्स है और इसके फंक्शंस भी हमने देख लिए थे, क्या क्या इसके फंक्शंस थे। हेल्पर टी सेल्स के क्या क्या फंक्शंस थे, बी लिम्फोसाइट्स को वो ट्रिगर करते थे, किलर के क्या क्या फंक्शंस थे, मेमोरी टी सेल्स क्या करते थे, मेमोरी रखते, सप्रेसर टी सेल क्या करते थे, इम्यूनिटी को सप्रेस करते थे, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को क्या करते थे, सप्रेस करते थे। तो ये सब जो है 4 सब टाइप है हमारे टी लिम्फोसाइट्स का। और बी लिम्फोसाइट्स के कोई टाइप नहीं थे, वो सिर्फ प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स और मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स में डिवाइड होते थे स्टूडेंट्स। सो ये है लिम्फोसाइट्स के बारे में। अगर आपको
शॉर्ट नोट्स लिखने आता है तो आप जितना भी जानते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में उतना आपको लिख देना है। अब देखते हैं मोनोसाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट। देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। तो जितने भी सेल्स, ये 5 सेल, जितने भी 5 सेल है उनमें से जो सबसे बड़ा सेल होगा कौन सा होगा स्टूडेंट्स? मोनोसाइट होगा। कौन सा होगा? मोनोसाइट। इट न्यूक्लियस इज लार्ज एंड बीन और किडनी शेप। दे फॉर्म 3 to 5% ऑफ डब्ल्यूबीसीज। मोनोसाइट आर एक्टिवली मोटाइल एंड गिव राइज टू ए मैक्रोफेज। तो इनका न्यूक्लियस लार्ज होने वाला है, या तो बीन शेप का होगा या तो किडनी शेप का होगा स्टूडेंट्स। दोनों के शेप लगभग सेम होते हैं, बीन और किडनी के। और ये 3 to 5% हमारा डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। और ये मोटाइल होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं। और ये किसे रेडी करेंगे? मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स भी एक टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये मोनोसाइट्स ही होते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक टाइप के क्या होते हैं? मोनोसाइट्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। या तो मैक्रोफेजेस स्टेशनरी रहते हैं या तो वो भी मूव कर सकते हैं। दे आर मेनली फेगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया और डेड और डैमेज टिश्यू बाय फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और किसे डिस्ट्रॉय करते हैं? बैक्टीरिया या तो फॉरेन पार्टिकल, या तो हमारा जो सेल या टिश्यू जो डैमेज हो चुका है वो उसे भी क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से उसे भी क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये मोनोसाइट्स का फंक्शन है, ये मोनोसाइट्स का इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट। सो हमने ये 5 टाइप का जो भी सेल है उसे हमने अच्छे से देख लिया स्टूडेंट्स। डब्ल्यूबीसी के जो 5 टाइप के सेल है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, उसके फंक्शंस देख लिए। कितना कितना परसेंटेज वो हमारे डब्ल्यूबीसी में है स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में कितना कितना परसेंटेज है वो हमने देख लिया है स्टूडेंट्स। और ये सेल्स कैसे हैं, इन कैसे दिखते हैं वो भी देख लिए। तो यहाँ पे आपको पहला जो डायग्राम दिख रहा है मोनोसाइट का, तो उसमें जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स वो देखो बड़ा भी है और किडनी शेप का भी है। और जो लिम्फोसाइट्स है उसका न्यूक्लियस देखो स्टूडेंट्स, वो सेल छोटा है बट उसका न्यूक्लियस स्फेरिकल है और बड़ा भी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझ गया होगा, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, स्टेनिंग किया गया है इसमें। ब्लू कलर का क्या किया गया है? पर्पल कलर का इसमें स्टेनिंग किया गया है, जिसके वजह से हमें वो न्यूक्लियस दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटिलेट्स। जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट का थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स वो था थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स। Thrombocytes are cellular fragments formed from large cell called megakaryocytes. These are produced in bone marrow. They are very small oval shaped cell fragments without nucleus. तो thrombocytes क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये भी एक सेलुलर फ्रेगमेंट होते हैं जो कि किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? मेगाकार्योसाइट्स। तो हमारे अंदर मेगाकार्योसाइट्स भी एक टाइप के सेल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो उनसे बने होते हैं स्टूडेंट्स। दिस आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स? वो बोन मैरो में होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स काफ़ी छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, ओवल शेप के होते हैं और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स के पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक टाइप से क्या होते हैं? एक टाइप से पार्ट्स होते हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटिलेट्स को ही बोलते हैं। जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट का थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स, प्लेटिलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, फिर प्लेटिलेट्स। सो ये जो था वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। सो हमने देखा था ये। तो याद रखना है थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटिलेट्स एक ही होते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स मेगाकार्योसाइट्स का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। नॉर्मल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 2.5 to 4.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर हम 1 mm³ ऑफ ब्लड निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? 1 mm³ ऑफ ब्लड निकालते हैं तो हमें उसमें कितने थ्रोम्बोसाइट्स मिलेंगे, कितने प्लेटिलेट्स मिलेंगे? 2.5 to 4.5 लाख तक के प्लेटिलेट्स हमें मिल जाएंगे। इफ़ नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट डिक्रीजेस देन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर नॉर्मल से थ्रोम्बोसाइट्स डिक्रीज हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज होता था, तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे। दिस कंडीशन कॉज्ड इंटरनल ब्लीडिंग, हेमोरेज। तो इसके वजह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है या तो हेमोरेज।
ये क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि प्लेटिलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर उनका ही नंबर कम हो गया और हमें कहीं पे ब्लीडिंग होने लगती है, अगर अंदर ही कहीं पे ब्लीडिंग होने लगती है, तो उधर का ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होते ही जाएगी, जिसके वजह से हेमोरेज भी हो सकता है। हेमोरेज मतलब ब्लड वेसल्स को अगर आरबीसीज रप्चर करके बाहर निकलने लगते हैं तो उससे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेमोरेज बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए ऐसा हो सकता है। Platelets secrete platelet factor which are essential in blood clotting. They also seal the rupture blood vessels for formation of platelet plug or thrombus. They secrete serotonin, a local vasoconstrictor. सो जो प्लेटिलेट्स होते हैं उनके पास प्लेटिलेट फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट करने में बहुत हेल्प करते हैं। प्लेटिलेट 13 टाइप के प्लेटिलेट फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो ब्लड क्लॉट करने में बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। अगर कहीं भी रप्चर हो जाता है हमारा ब्लड वेसल्स तो उसे वो क्या करते हैं? सील करते हैं स्टूडेंट्स। और वो प्लेटिलेट एक टाइप का प्लेटिलेट से बना हुआ एक प्लग बना लेंगे जिसे हम थ्रोम्बस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आना रुक जाएगा और हमारा ब्लड लॉस भी रुक जाएगा। तो ये सेरोटोनिन भी सिक्रेट करता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है और एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी एक्ट करता है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? नाम से ही पता चल, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। क्या स्टूडेंट्स? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। वेसल्स को क्या करेगा? वो पतला कर देगा स्टूडेंट्स। क्या करेगा? पतला कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। सो ये इसकी वजह से होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो वो वेसल्स में जल्दी जल्दी पास होता है स्टूडेंट्स। सो ये याद रखना है, जिसके वजह से ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ये यहाँ पे प्लेटिलेट्स आपको दिख रहे हैं, WBC दिख रहा है, रेड ब्लड सेल दिख रहा है, छोटा सा जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है वो प्लेटिलेट होता है। इस तरह से वो हमारे ब्लड में घूमते रहता है। और प्लेटिलेट्स में याद रखना है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस नहीं होता है, ओवल शेप का होता है प्लेटिलेट, और ये हमारे ब्लड में होता है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन। देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन। क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू सॉलिड फॉर्म। तो क्लॉटिंग और कोगुलेशन का मतलब समझना है क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा लिक्विड ब्लड को सॉलिड फॉर्म में करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग या कोगुलेशन। दिस प्रोसेस may be initiated by contact of blood with any foreign surface, intrinsic process, और विद डैमेज टिश्यू, एक्सटेंसिव। तो कब होगा स्टूडेंट्स हमारा जो ब्लड कोगुलेशन है? वो कब होगा हमारे बॉडी में? जब हमारा ब्लड किसी फॉरेन सरफेस से, अब जो ब्लड जिस वेसल में है उसके लिए जो बाहर होगा, वेसल्स के बाहर होगा, वो क्या हो जाएगा? फॉरेन सरफेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर वो ब्लड किसी फॉरेन सरफेस से कांटेक्ट में आता है, भले वो वेसल्स के बाहर का हो स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे वो आता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोगुलेशन का प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक प्रोसेस और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। अगर आप मेडिकल फील्ड आगे लेते हैं तो आप इनके बारे में डिटेल में, ये प्रोसेसेस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेस है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोसेस कब होता है? जब हमारे टिश्यूज़ में कोई डैमेज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? हमारे टिश्यूज़ में कोई डैमेज होता है। और इंट्रिंसिक प्रोसेस कब होता है? जब हमारे ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है। ये सब दोनों अलग पार्ट है स्टूडेंट्स, दोनों अलग पार्ट है, इंट्रिंसिक प्रोसेस और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। ये जब आप मेडिकल फील्ड में आगे जाएंगे तब आप जाके उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, प्लेटिलेट से जो प्लेटिलेट फैक्टर होते हैं, यहाँ पे इनका रोल होता है कुछ तो इंट्रिंसिक प्रोसेस में और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस में। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर बाय अ स्टेप वाइज और कास्केड मैकेनिज्म। तो जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो किस तरह से काम करता है? तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। मैंने पहले बोला था प्लेटिलेट्स क्या रिलीज करता है? कुछ प्लेटिलेट फैक्टर्स होते हैं, 13 टाइप के प्लेटिलेट फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके वजह से क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। देयर आर इन 12 क्लॉटिंग फैक्टर नंबर्ड एट 1। एक्चुअली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से जो फोर्थ फैक्टर होता है वो इनएक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स?
12 क्लॉटिंग फैक्टर्स दिया है। जो 12 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर वो वर्क करते हैं, बट जो 4th क्लॉटिंग फैक्टर है उसका कोई काम नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है हमारे बॉडी में। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होगा वो पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस जो होगा वो दोनों अलग टाइप के प्रोसेस है स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग के, तो वहाँ पे भी आपको वो समझाया जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको चाहिए समझना है तो हम समझ लेंगे डाउट सेशन में। सो ये याद रखना है कि कास्केड मैकेनिज्म होने वाला है। कास्केड मैकेनिज्म भी क्लॉटिंग फैक्टर्स पे डिपेंड है स्टूडेंट्स। जो 1 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके वजह से ब्लड क्लॉटिंग का इनिशिएशन होता है। तो प्लेटिलेट्स का बड़ा रोल होता है ब्लड कोगुलेशन में। आगे देखते हैं और क्या है स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग में। Interaction of this factor in a cascade manner lead to formation of enzyme thrombin. Thromboplastin helps in a formation of enzyme prothrombinase. तो जो फैक्टर्स है, जो क्या है क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो प्लेटिलेट्स ने रिलीज किए हैं 1 to 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हमने नाम रखे 1 to 13 करके। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के वजह से जब वो स्टेप वाइज उनका प्रोसेस करते हैं ब्लड क्लॉट का, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, थ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज होता है स्टूडेंट्स। तो थ्रोम्बिन एंजाइम कैसे रिलीज होता है देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम बनाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप स्टेप को ध्यान देना है स्टूडेंट्स। यहाँ जो प्लेटिलेट्स होगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बिनेस एंजाइम बनाएगा स्टूडेंट्स। क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम बनेगा। दिस एंजाइम इनएक्टिवेट्स हेपेरिन एंड इट also converts inactive prothrombin into its active thrombin. Thrombin converts soluble blood protein fibrinogen into soluble fibrin. तो अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस का काम क्या है, वो जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे वो हेपेरिन एंजाइम आते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो वो क्या करता है, उस हेपेरिन को पहले तो इनएक्टिव करेगा, और हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में लाएगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। और थ्रोम्बिन क्या करेगा स्टूडेंट्स, थ्रोम्बिन एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन्स में चेंज करेगा। किसे चेंज करेगा, हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजेन्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो उसे किस में चेंज करेगा, उन्हें फाइब्रिन्स में चेंज करेगा। वो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं ब्लड में, बट जब ये तो थ्रोम्बिन होगा वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। और फाइब्रिन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। ब्लड में क्या हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं। पहले तो वो सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, बट जो थ्रोम्बिन एज अ कैटलिस्ट एक्ट करने वाला है स्टूडेंट्स, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करेंगे। तो एक फाइब्रिन फॉर्म अ मैश इन विच प्लेटिलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड टू फॉर्म अ क्लॉट। तो अब ये फाइब्रिन्स क्या करेंगे, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, एक मैश फॉर्म कर लेंगे, नेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जहाँ पे जो ब्लड सेल्स बाहर निकल रहे थे, प्लेटिलेट्स जो बाहर निकल रहे थे हमारा वो पार्ट रप्चर होने के कारण, तो वो ट्रैप होने लगेंगे, और वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लॉट फॉर्म होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, या तो ब्लड कोगुलेट हो चुका है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ब्लड हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो पूरा था ये ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस था स्टूडेंट्स। आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का वो आपको आगे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स जब आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे। फिर भी आपको चाहिए तो हम इसे समझ लेंगे डाउट सेशन में। तो यहाँ से एक वीडियो देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। तो यूजुअली जब आप कोई भी काम करते हैं नाइफ से, तो कभी कभार आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका हाथ कट जाता है थोड़ा सा, तो
आपके वहाँ पे ब्लड वेसल्स कट जाते हैं, जहाँ से बहुत सारा क्या होता है, ब्लड लॉस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। आपका आर्टरी से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, आरबीसी लॉस होते हैं और प्लेटिलेट्स भी जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जो हमारा प्लेटिलेट्स होता है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्लेटिलेट होता है वो बहुत बड़ा रोल करता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। क्या करता है स्टूडेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन। हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है स्टूडेंट्स, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को क्या करता है, फाइब्रिन में चेंज कर देता है। तो फाइब्रिन भी उस पार्ट से बाहर आते हैं और वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, मैश फॉर्म करने लगते हैं स्टूडेंट्स। क्या फॉर्म करते हैं, मैश फॉर्म करने लगते हैं। और वहाँ पे जो यहाँ पे जो ब्लड रहते हैं, ब्लड सेल्स रहते हैं, वो क्या होने लगते हैं, वहाँ पे आके रुकने लगते हैं और वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे मैश की वजह से क्लॉट फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। ट्रैप हो जाते हैं उनमें ब्लड सेल्स जो रहते हैं और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो जो डैमेज एरिया है उसे वो कवर कर लेते हैं और हमारा जो ब्लड लॉस होता है वो रुक जाता है स्टूडेंट्स। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग स्टूडेंट्स। आई होप ये शॉर्ट वीडियो से आप समझ गए। अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट। हार्ट क्या होता है हमारे, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, रफली द साइज ऑफ वन फिस्ट। तो हार्ट सबको मालूम है, सबके बॉडी में होता है स्टूडेंट्स, हर ह्यूमन के बॉडी में होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है स्टूडेंट्स पूरे बॉडी में। तो हार्ट का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हार्ट हॉलो होता है और मस्क्यूलर होता है, मतलब मसल्स है, वो मसल है एक टाइप का हार्ट हमारे बॉडी में। और कितने साइज का होता है, एक्चुअली वो हर एक ह्यूमन के फिस्ट के साइज का होता है। जितना आपका एक मुट्ठी होगा उतना साइज हार्ट का होगा स्टूडेंट्स, रफली। इट एवरेज वेट इज अबाउट, और कितने वेट का होगा, 300 ग्राम का वेट होगा मेल्स में और 250 ग्राम इन फीमेल में होगा। तो ये अराउंड 300 ग्राम होगा और मेल्स में, और अराउंड 250 ग्राम होगा फीमेल में स्टूडेंट्स। तो ये एवरेज वेट इसका इतना है, तो याद रखना है ये भी। तो एक फिस्ट के बरोबर होता है एक ह्यूमन हार्ट, मतलब उस इंसान के फिस्ट के बरोबर उसका हार्ट होगा स्टूडेंट्स। उसके एक मुट्ठी के बरोबर उसका एक हार्ट होता है, रफली उतने साइज का हार्ट होता है स्टूडेंट्स। सो याद रखना क्या है, हार्ट हॉलो होता है स्टूडेंट्स, खोखला होता है, उनमें चेम्बर्स रहते हैं हार्ट में। ह्यूमन हार्ट में एक्चुअली 4 चेम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे देखेंगे वो। इट इज़ कॉनिकल इन शेप एंड लाई इन मेडियस्टेनम, दैट इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। तो एक्चुअली जो हार्ट होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, पूरी तरह की कॉनिकल शेप तो नहीं बोलेंगे, बट एक कोन टाइप का शेप वो फॉर्म करता है स्टूडेंट्स। और कहाँ पे सिचुएटेड होता है वो, मेडियस्टेनम। मेडियस्टेनम क्या होता है स्टूडेंट्स, किसे बोलते हैं, जो हमारे 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे वो हार्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। इट इज़ ब्रॉडर एट अपर एंड एंड कॉनिकल एट लोअर एंड। तो वो जब उसे हम अगर ऊपर से देखेंगे, अगर हम उसे अपने नेक साइड से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और अगर हम उसे नीचे साइड से देखते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से देखते हैं, हमारे स्टमक साइड से देखते हैं, तो वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो कॉनिकल शेप में हमें थोड़ा सा दिखेगा, तो लोअर एंड बोलते हैं, जिसे हम एपेक्स बोलते हैं स्टूडेंट। कॉनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबोव द डायफ्राम। तो जो हमारा कॉनिकल पार्ट है हार्ट का, जो एपेक्स पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ट है। कहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। वो थोड़ा क्या है, थोड़ा सा क्या है, वो टिल्टेड है स्टूडेंट्स। और कहाँ है वो, जस्ट अबोव है डायफ्राम के स्टूडेंट्स। कहाँ पे, वो डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर है। तो याद रखना वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड रहने वाला है हमारा हार्ट। हार्ट इज enclosed in a membranous sac called pericardium. Pericardium is formed of 2 main layer, outer fibrous and inner serous pericardium. तो हार्ट किससे, मतलब हार्ट किस में है स्टूडेंट्स, वो एक मेम्ब्रेस किस में, मेम्ब्रेनस सैक में। मेम्ब्रेस एक गोनी टाइप, मेम्ब्रेन्स एक गोनी टाइप स्ट्रक्चर है, उसमें हार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। कवरिंग है उसको बाहर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम भी 2 लेयर में होते हैं स्टूडेंट्स,
आउटर वाला लेयर होता है फाइब्रस लेयर जिसे हम बोलते हैं, और जो इनर वाला लेयर होता है वो सेरस पेरिकार्डियम होता है। सेरस मतलब आपको समझना है एकदम फ्लूइड टाइप, एकदम थिन, एकदम पतला स्टूडेंट्स। सेरस मतलब क्या होता है, एकदम फ्लूइड टाइप, थिन, वाटरी एकदम। तो सेरस पेरिकार्डियम होता है एक लेयर, और आउटर, सबसे आउटर लेयर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, फाइब्रस लेयर होता है स्टूडेंट्स। कौन सा होता है, फाइब्रस लेयर। तो याद रखना है कि हार्ट जो है वो हमारा एक कवरिंग में है, एक सैक टाइप स्ट्रक्चर में है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम भी दो मेन लेयर में है। सेरस पेरिकार्डियम इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। तो जो सेरस पेरिकार्डियम है, जो सेकंड लेयर है पेरिकार्डियम का, वो कैसा है, सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा और इलास्टिक रहेगा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड इज फर्दर डिविजिबल इनटू टू लेयर्स एज पैराइटल एंड विसरल लेयर। तो वो किससे फॉर्म हुआ है स्टूडेंट, स्क्वैमस एपिथेलियम टाइप ऑफ सेल से फॉर्म हुआ है जो हमारा सेरस पेरिकार्डियम है, और वो लेयर फिर से दो लेयर में आगे जाके डिवाइड हुआ है। तो पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो पैराइटल और विसरल आपको समझना है स्टूडेंट्स। जो पैराइटल होता है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर कैविटी होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हार्ट क्या है, हार्ट में एक कैविटी है ना स्टूडेंट्स, हॉलो है ना हार्ट। तो किसी भी कैविटी का अगर हम आउटर लेयर और इनर लेयर बोलते हैं, तो आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पैराइटल लेयर बोलेंगे, क्योंकि वो कैविटी का लेयर है। तो पैराइटल लेयर, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे हम, विसरल लेयर बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये कुछ नहीं है, बस एक टाइप के नाम है, बायोलॉजिकल नेम है। पैराइटल मतलब आउटर लेयर होगा किसी भी कैविटी का, और विसरल मतलब इनर लेयर होगा किसी भी कैविटी का स्टूडेंट्स। पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम आर सेपरेटेड बाय अ पेरिकार्डियल स्पेस। तो जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, वो एक पेरिकार्डियल स्पेस से अलग हुए हैं स्टूडेंट्स। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर क्या है, बीच में से अलग हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीच में उनके क्या है, गैप है। वो दो लेयर के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, गैप है। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में क्या है, गैप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। कार्डियम समझना, कार्डियम मतलब हार्ट रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। कार्डियल जहाँ भी वर्ड आता है वो हार्ट रिलेटेड होता है। दिस स्पेस इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो ये स्पेस है, जो सेरस पेरिकार्डियम के लेयर्स हैं, जो पैराइटल और जो लेयर है स्टूडेंट्स विसरल, उनके बीच में जो स्पेस है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। एक्चुअली 50 ml तक का ये फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स। तो ये फ्लूइड का भी फंक्शन है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ये हमारे बॉडी में हार्ट के लिए, और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से स्टूडेंट्स। और ये हमारे हार्ट को मॉइस्ट भी रखता है, और एक लुब्रिकेंट की तरह ये एक्ट करता है हमारे हार्ट में। कैसे एक्ट करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह भी एक्ट कर, क्योंकि हमारा हार्ट पंप करता है ना स्टूडेंट्स, तो उसे भी थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए। तो ये जो फ्लूइड है एक लुब्रिकेंट की तरह भी वो एक्ट करता है स्टूडेंट्स, और मॉइस्ट भी रखता है हमारे हार्ट को। सो ये हमारा हार्ट का जो आउटर लेयर है स्टूडेंट्स। हार्ट वॉल भी होता है स्टूडेंट्स, हार्ट वॉल भी देखेंगे क्या होता है। याद रखना है, जो विसरल लेयर है हमारे सेरस पेरिकार्डियम का, जो विसरल लेयर है उसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, जो एकदम बाहर वाला लेयर है, जो पैराइटल पेरिकार्डियम लिखा है स्टूडेंट्स। पहले तो जो बाहर वाला लेयर है, आपको जो ग्रे कलर का लेयर दिख रहा है उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम है स्टूडेंट्स। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद वो जो थोड़ा सा स्किन कलर का लेयर है उसे क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद वो विसरल पेरिकार्डियम, जो इनर वाला लेयर है स्टूडेंट्स, उसके बीच में गैप है, जो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, या तो पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है, हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड रहता है। उसके बाद ना हार्ट वॉल आता है स्टूडेंट्स। हार्ट वॉल में क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स, एपिकार्डियम इंक्लूड होता है, और जो बीच का लेयर होता है मायोकार्डियम होता है, और उसके बाद होता है जो एंडोकार्डियम होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, जो एपिकार्डियम हम किसे बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं। तो जो एपिकार्डियम होता है, जो एंडोकार्डियम होता है, वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, इन प्रोटेक्टिव इन
नेचर होता है हार्ट के लिए, और स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से। और जो मायोकार्डियम क्या करता है स्टूडेंट्स, हार्ट का फंक्शन करता है, हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, हार्ट को क्या करता है, हेल्प करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन में। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, जो एपिकार्डियम है, एंडोकार्डियम है और मायोकार्डियम है, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट वॉल बोलते हैं। और जो ये क्या है, ये पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। और इसके अंदर जो होता है वो हार्ट क्या रहेगा, हॉलो रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, इसके अंदर हार्ट हॉलो रहेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, जो मायोकार्डियम रहेगा वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस में वर्क करेगा, फंक्शन करेगा हार्ट के। और जो एंडोकार्डियम है और एपिकार्डियम है वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे हार्ट को, क्या करेगा, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और ये एंडोथेलियम स्क्वैमस सेल से बने हुए रहते हैं, सिंगल स्क्वैमस सेल से ये बने हुए रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हार्ट वॉल के बारे में और पेरिकार्डियम के बारे में, जिसमें हार्ट का जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकार्डियम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, बाहर का स्ट्रक्चर हार्ट का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।